हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में हम लोग आई थिंक एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे और उस एटॉमिक रेडियस में हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि एटॉमिक रेडियस कितने टाइप के हो सकते हैं और क्यों होते हैं। ये भी बात हम लोगों ने की थी और उनमें से मेजर तीन टाइप की रेडियस हम लोगों ने पढ़ी, जिनमें से एक बात मैंने कोवेलेंट की थी, कोवेलेंट रेडियस कैसे निकलता है और किन कंडीशन में निकलता है, ठीक है ना। इसके अलावा मेटेलिक रेडियस की बात की हम लोगों ने, इसके अलावा वॉन डेर वाल रेडियस की बात की। तो ये तीनों बातें आपके सामने थी और आपने चीजें पढ़ी थी। वॉन डेर वाल रेडियस के बाद हम एक दो टाइप ऑफ रेडियस पे और आएंगे, जिसमें से आयनिक रेडियस है। आयनिक रेडियस के बारे में भी हमें जानना है और फिर हम कुछ जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ट्रेंड्स हैं एटॉमिक रेडियस को लेकर, उस पर भी बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं आज आयनिक रेडियस की। अच्छा, इस बात की स्टार्टिंग हम लोगों ने कैसे की है, मैंने आपको शुरुआत से ही बताया है कि ए और बी दो एटम को आपने जोड़ा है और अगर इस ए और बी एटम को जोड़ने पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट रेडियस, अगर आयनिक बॉन्ड बनता है तो आपको आयनिक रेडियस निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली एक कैटायन होगा, ए प्लस मान लेते हैं हम लोग, और दूसरा बी माइनस होता है। तो इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप अगर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो एक कैटायन है और एक एनायन होगा और इनके बीच की डिस्टेंस है, कैटायन हुआ और ये एनायन हुआ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस डिस्टेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ए मान लेता हूं मैं, दूसरा बी। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पास हो जाए, हाँ, लेकिन क्लोजेस्ट होगा, काफी कुछ क्लोजेस्ट होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो डी ऑफ ए बी होगा इस केस में, ए प्लस बी माइनस, वो आर ऑफ कैटायन, मतलब आप कैटायन की रेडियस की बात करें प्लस आर ऑफ एनएन, ठीक है। तो आप इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, एक इक्वेशन बना सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू आर ऑफ ए प्लस एंड प्लस आर ऑफ बी माइनस, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी टर्म में आयनिक रेडियस की जहां तक आप बात कर रहे हो वो इस तरह से भी निकाला जा सकता है। अच्छा, इसकी जरूरत आपको कहाँ पड़ेगी, मैं उसका आइडिया दूं। एक 12th क्लास में एक चैप्टर होगा सॉलिड स्टेट, तो उस सॉलिड स्टेट के अंदर आपको इस तरह के आयनिक सॉलिड के केसेस मिलेंगे और वहां पर आप कैटायन और एनायन की रेडियस को बेहतर तरीके से समझेंगे और उसका यूज भी करेंगे। फिलहाल आयनिक रेडियस का हमें बहुत बड़ा यूज अभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर बात करें हम लोग कोवेलेंट रेडियस की, तो कोवेलेंट रेडियस की जरूरत हम ज्यादातर किस तरह में यूज करेंगे, जहां भी नॉन मेटल्स की बात आए, जैसे O2, N2, H2, Cl2, Br2, ठीक है ना। और अगर आप मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में हम लोग मेटेलिक रेडियस निकाल देते हैं। और आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब एक मेटल दूसरा नॉन मेटल। तो ऐसा नहीं कि हम पर्टिकुलर किसी एलिमेंट की रेडियस को लेकर हम आयनिक की बात करते हैं, आयनिक दोनों का मिक्सअप है, ठीक है ना। तो जरूरत के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोवेलेंट रेडियस, दूसरा मेटेलिक रेडियस और तीसरा वॉन डेर वाल रेडियस, जहां पे वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस लगते हैं। तो अगर आप तीनों बातों को देखें तो अगर हमें पीरियोडिक टेबल में या तो मेटल होती है या तो नॉन मेटल्स होते हैं या कुछ इनर्ट गैसेज हैं जिसके बारे में आपको पता है, तो हम तीनों टाइप की रेडियस कौन सी निकालते हैं वो तो हम तीन में ही पढ़ चुके हैं। तो आयनिक का बहुत बड़ा यूज हम लोग नहीं सीख पाएंगे अभी। फिलहाल केवल इतना हमें जान लेना है कि किस तरह से अगर ए और बी दोनों एटम आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो इस तरह से कैसे डिस्टेंस दोनों के बीच को आप इक्वेट करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। अब हम लोग एक और बात समझ रहे हैं कि जब भी आप रेडियस पढ़ चुके हैं, तो चूंकि हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो हमें पीरियोडिक टेबल के अंदर रेडियस किस तरह से वेरी करेगा उसको लेकर हम लोग बात, हर एक प्रॉपर्टी को अलग ही पढ़ेंगे, बट अभी हम फिलहाल बात करेंगे कि कैसे वेरी करता है।
ठीक है। तो मैं एक काम और करता हूँ, पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा आइडिया आपको देता हूँ। हालांकि आपको ये सब बातें पहले भी आपने पढ़ी हैं। मैं पीरियोडिक टेबल के एक जनरल परसेप्शन बातें, जनरल जो बातें हैं वो बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, आप भी इसके साथ ही लिखेंगे। ये आपके पास पहला ग्रुप है जिसमें आप हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, तो ये ग्रुप फर्स्ट है, ठीक है ना। दिस इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे इसकी भी बात कर लें, तो ये आप दूसरा ग्रुप बना सकते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन बिल्कुल अलग रहता है और ये दूसरा आपने ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो ये ग्रुप 2 है, आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो जो ये पूरा सेगमेंट है, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल। हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए आप अगर, तो एल्कली मेटल्स आप बोलते हैं, ठीक है। और जो ये दूसरा वाला पार्ट है, इसको आप एल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं, क्लियर बात। तो ये दोनों चीजें, और ये पूरा जो सेगमेंट है, ये आपके लिए एक सबसे पहला पोर्शन, इसको हम नाम क्या देते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट, इसके बोलने का रीजन हम लोग समझ लें। दरअसल जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, तो जो वैलेंस सेल होगा, जो वैलेंस सेल और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एस सबशेल होता है, ठीक है। यानी एस सबशेल के अंदर, एस ऑर्बिटल के अंदर ही लास्ट के इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट्स व्हाई हम उसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो एक तो ये बात मोटे तौर पे आपको समझनी है। अब मैं मेटल्स हैं इस सब में, और ये जो इसकी बात आप कर रहे हैं, अच्छा ये ऐसे हम जब चलेंगे तो पीरियड वाइज हम मूव करेंगे, तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ठीक है। और यहाँ पे जब हम वर्टिकली चल रहे होंगे तो ये ग्रुप होगा। तो अगर मैं बात करूं इस फोर्थ पीरियड पे, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इस लाइन को आपको आगे ले जाना है। मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, और क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जरूरत आगे पड़ेगी इसमें, तो मैं इसको यहाँ तक बढ़ा देता हूँ, और इसको मैं बढ़ाना है। ये आपके पास आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप इसको, अच्छा मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। हालांकि याद करने का बहुत सारा ट्रेंड आपको, आप सब लोगों को छोटी क्लासों में बहुत अच्छे से बता दिया जाता है, बड़े कॉमिक स्टाइल में भी बताया जाता है, तो बहुत सारे तरीके से आपको याद हो जाता है। तो अगर किसी को इस तरह का पैटर्न याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं उस तरह के पार्ट में नहीं जाना चाहता। तो इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी आपको। इसको हम कैसे पढ़ रहे हैं, कक्का, जैसा लिखा है वैसे बोल देना है, ठीक है ना। और शक्ति, SCNTI, व कर मन, ये फिकोनी लिख देना है, फिकोनी, ठीक है। यहाँ पे बोल देना है कूजन, गा गे 80 वर्कर, ठीक है। तो ये हम एक तरीके से जैसा है उसी तरह से लिखना। मैं इस क्यों ऐसा कर रहा हूँ, आप कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, उससे क्या होता है, आपको वो चीज तो याद रहती है जो आपके मतलब की है, और एलिमेंट गायब हो जाता है। तो वो काम नहीं करना है आपको, हमें सीखने के लिए हम वो सब चीजें पढ़ रहे होते हैं, ये नहीं कि हम मजे लेने के लिए सब चीजें पढ़ रहे हैं। तो हमारा काम है कि जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे आप, ठीक है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमियम और क्रिप्टन, ठीक है। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है, इसको मैं यहां से ब्रेक कर देता हूँ, इस वाले पार्ट से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग
ये आपके पास एक अलग ब्लॉक हम यहाँ पे बांट देंगे, तो इस तरह से बढ़ जाता है। मैं इसको भी आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बोरॉन हो गया, कार्बन है, सिलिकॉन है, तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थाइरियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, और ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। यहाँ भी आप इस तरह से लॉक कर दें। और ऑक्सीजन, सल्फर, ये पोलोनियम। ठीक है। और यहाँ पे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। और यहाँ पे नियॉन आप लिखते हैं, सॉरी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन आप लिखते हैं। अब इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल देख रहे होते हैं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ सब। ये पूरा जो सेगमेंट है इसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। ये पूरा पी ब्लॉक का सेगमेंट है जिसको हम लोग जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये पूरी जो पार्ट है, ये जो ग्रुप है, इसको हम लोग नाम देते हैं बोरॉन फैमिली। क्या नाम देंगे? बोरॉन फैमिली। इसी तरह से ये क्या बोला जाएगा? कार्बन फैमिली। ये क्या हो गया? नाइट्रोजन फैमिली। ये हो गया ऑक्सीजन फैमिली। ये हेलोजन और ये इनर्ट गैस। ठीक है। तो ये अब आपके पास ये पूरी केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स के मैं नाम ले रहा हूं। जैसे एल्कली मेटल एक चैप्टर, दूसरा ये चैप्टर एल्कलीन अर्थ मेटल, दोनों को मिला के अलग एक चैप्टर बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। तो जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करो तो ये सभी एलिमेंट्स की जितनी प्रॉपर्टी हैं, जितनी डिटेल्स हैं, जितनी रिएक्शंस हैं, सबको पढ़ना होता है। तो ये सब आपका पूरे आईटी के पूरे सिलेबस को मैं एक जगह बात कर रहा हूँ, तो हमें कई 2 साल में ये सब चीजें कवर करनी होगी। इसी तरह से ये एक चैप्टर है बोरॉन फैमिली, फिर ये कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन है, हेलोजन है और इनर्ट गैस है। तो ये सभी चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं। तो ये वाला पोर्शन पूरा क्या हुआ? एस ब्लॉक। ये वाला पूरा पोर्शन हो गया आपका पी ब्लॉक, जिस सेगमेंट पे हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो पूरा बचा हुआ पार्ट होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर बात? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। अब आपने जो मेजरमेंट देखा है इसमें ये इधर जितनी भी बात आप कर रहे हैं ये मेटल्स है, मेटल्स प्रेजेंट होंगी। और ये एक ऐसा पार्ट है, यहाँ मेटल इधर भी रहती है। आपका जो पी ब्लॉक सेगमेंट है ये एक ऐसा पार्ट होगा जिनमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों प्रेजेंट होते हैं। अब जरा समझिएगा क्यों केमिस्ट्री के अंदर पी ब्लॉक का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। उसका एक कारण बताता हूं मैं। दरअसल आपको ये क्लियर है कि मेटल का नेचर कैसा होता है? बेसिक। तो मेटल तो एक जैसा ही नेचर रखेगा। तो अगर आप एस ब्लॉक और डी ब्लॉक सब की बात करें तो ऑलमोस्ट मेटेलिक नेचर होता है। आप हर एक प्रॉपर्टी को मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक में जितने एलिमेंट हैं वो तो मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं और मेटलॉइड भी हैं। तो अब तो वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो ये जो वर्सटैलिटी है, बहुत सारे अलग अलग नेचर हो सकते हैं, वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और इसीलिए सबसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पे हम लोग पी ब्लॉक को देखते हैं। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आगे जरूरत पड़ेगी, बट हमें एक ब्रीफिंग चाहिए पूरे केमिस्ट्री को समझने के लिए। आप पूरे पीरियोडिक टेबल को समझ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज तो ये, अब मैं अगर बात करूं, आपको पता है कि ग्रुप जो थे 9 ग्रुप बनाए गए थे और 7 पीरियड बनाए गए थे शुरुआती तौर पे। तो 7 पीरियड में तो कोई चेंज नहीं आया, बट जो ग्रुप थे उन हर एक ग्रुप को ए और बी पार्ट में बांट दिया गया था। फर्स्ट अगर है तो फर्स्ट का ए भी होगा, फर्स्ट का बी भी होगा। इसी तरह से अगर सेकंड ग्रुप है तो सेकंड का ए भी होगा, सेकंड का बी ग्रुप भी होगा। तो उस तरह से हम लोगों ने इसको बांट दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा वो मैं समझा दूं। जैसे यहाँ पे सेकंड, सॉरी, ये फर्स्ट ए से स्टार्ट होता है और यहाँ पे सेकंड ए हो गया। ठीक। फिर यहाँ पे जैसे से हम इसको ब्रेक करेंगे, मैं इसको यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, इसको भी हम लोग अभी लिखेंगे बट जरूरत के हिसाब से।
एक साथ आपको ये सब चीजें नहीं करनी होती, और ना ये एक दिन का काम है आपका कि एक दिन में जल्दी से आपने कुछ कर दिया, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको टाइम देना होगा इस पे। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे, तो ये फर्स्ट ए है, ये सेकंड है, और जैसे ही आप इसमें डिप करेंगे यहाँ से थर्ड बी चालू हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये सिक्स्थ बी, ये सेवंथ बी आएगा, और ये जो तीनों सेगमेंट है ये एट्थ वाले पार्ट में आप पढ़ते हैं, एट्थ बी में। समझ गए, इसके तीन सेगमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर यहाँ पे फर्स्ट बी आएगा और ये सेकंड बी आ गया। फिर समझिएगा, तो मतलब इस डेप्थ जो नीचे आ रहा है वो सब में बी पूरा पोर्शन रखना, और फिर आप जब यहाँ से आएंगे तो दोबारा से थर्ड ए आ जाएगा, ऊपर ऊपर चलते हैं आप। ठीक है, फोर्थ ए आ गया, फिफ्थ ए आ गया, सिक्स्थ ए आ गया, सेवंथ ए आ गया, और फिर आप इसको जीरो ग्रुप में बांटते हैं। अच्छा, वैसे ग्रुप को निकालने का तरीका क्या है, जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है, उसमें कुछ नहीं है। बट अगर आप ए बी क्लासिफाइड कर रहे हो तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे अगर बोलता बोरॉन फैमिली, तो बोरॉन की अगर हम पर्टिकुलर बात करते तो उसमें क्या करना है हमें, बोरॉन में अगर ग्रुप पता करना है तो 5 एटॉमिक नंबर अगर है तो हमें लास्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो 2,3, तो थर्ड ग्रुप आप बता सकते हो, और वो थर्ड है। अब वो ए है या बी है वो डिफरेंट मैटर है। कार्बन की बात करें 2,4, 4 है, दैट मीन्स आपके पास फोर्थ ग्रुप है। ए बी में डिफरेंसेस आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये दिमाग में सेट है, आपको पता है कि एस ब्लॉक का एलिमेंट ना हो, सॉरी डी ब्लॉक का अगर एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब वो ऊपर ए वाली बात ही कर रही हो, तो सीधे सीधे आप जान सकते हो। तो एक चीज, आपको फायदे बहुत सारे हैं अगर आप पीरियोडिक टेबल को इस तरह से लर्न कर लेते हैं या इसको समझ लेते हैं प्रैक्टिस से, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, और कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं, बहुत सारी जगह आपको हेल्प मिलती है। और ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने का मेन एम क्या है, कि हम कम चीजें दिमाग पे रखकर बहुत सारी चीजें कोरिलेट कर पाए, यही हमारा एम है। क्योंकि अगर आप सब चीजें ही एक साथ पढ़ लेंगे तब तो फिर वो दिमाग नहीं हुआ ना, वो तो एक स्टोरेज हो गया कंप्यूटर की तरह। दोनों में डिफरेंसेस हैं। हमारा दिमाग बहुत सारी चीजें रिफाइन करके नई चीजें सोचता है, बट कंप्यूटर के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमने जो उसके अंदर इंटर किया होता है वही निकलता है बाहर। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है, तो हम कम पढ़ के बहुत सारी चीजें जान जाए। अच्छा, एक तो ये बात हमको मोटे तौर पे समझ में आती है कि कैसे इसको रिलेट करना है। अब मैं इस पे और आता हूँ, यहाँ पे स्कैंडियम ये आ गया, तो स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम, ऐसे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। हालांकि ये पूरा ग्रुप अभी डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे एन बी, डी बी, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, रुबिडियम, इरिडियम, ये इस तरह से आपने सब डी ब्लॉक के पार्ट में भर दिए। ठीक है, तो ये आपके पास पूरी तैयारी, पूरी पीरियोडिक टेबल आप सामने रखा है। अब मैं दो चीजें आपको समझाता हूँ, ये लैंथेनम है और ये एक्टिनियम, ये दोनों किस तरह किस ब्लॉक में है, डी ब्लॉक के अंदर, ये पूरा डी ब्लॉक पोर्शन है। अब है क्या, इसके आगे सीधे आप इस पे नहीं जा रहे, 14 एलिमेंट्स का एक अलग ग्रुप आप देखते हो, वो नीचे लिखा रहता है। और इसी तरह से एक्टिनियम के बाद भी आप सीधे यहाँ नहीं जा रहे, इसमें भी 14 एलिमेंट्स का एक अलग ग्रुप यहाँ पे दिखता है। तो आप इसको क्या बता देंगे, ये आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, दोनों को मिलाकर। ठीक है, हालांकि पहले वाला जो है उसको लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज बोला जाता है, और दूसरे वाले को एक्टिनॉइड सीरीज बोला जाता है। ठीक है तो ये बातें आपको पता है। अब कुल मिला के हमारे सामने पूरे ब्लॉक,
पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन कहाँ पे है उसकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। एस ब्लॉक के दोनों पोर्शन है, पूरे डी ब्लॉक को आप यहाँ देख रहे हो, ये पूरा पी ब्लॉक है। इस डी ब्लॉक के अंदर लेंथेनम के बाद डायरेक्ट हाफनियम नहीं आता है, उसके बीच में 14 एलिमेंट्स का एक सीक्वेंस है। और इसी तरह से एक्टिनियम के बाद भी डायरेक्ट रदरफोर्डियम नहीं आता है, वहां भी 14 एलिमेंट्स आने के बाद इसका नंबर आता है। तो ये एक्टिनोइड सीरीज है और ये लेंथेनोइड सीरीज है, ठीक है। अच्छा एक चीज, अब मैं पूरे फायदे वाली बातों पे आता हूँ कि फायदे कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं। दरअसल हम एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, यहाँ 1 से, फिर इधर 2, फिर इधर 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इधर से 11 12, मतलब कुल मिला के सीक्वेंस पता होना चाहिए कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमें कभी भी, जैसे मान लीजिए मुझे इसका एटॉमिक नंबर पता है ये 19 है, ठीक है, तो आपको सीक्वेंस पता है तो 20 21 22 3 4 5 6 7 8 9 30 31 32 33 34 5 एंड 36। तो यहां तक आसानी से आपको एटॉमिक नंबर याद है। तो अगर आपके दिमाग में एक सीक्वेंस पता है कि पोटेशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम सब आएगा, तो अगर आपको बीच में किसी का भी एक एटॉमिक नंबर पता है तो आप सीक्वेंस से तुरंत वहां तक पहुंच जाएंगे। तो एक तो ये फायदा आपको बहुत अच्छे से निकालना है, एटॉमिक नंबर काफी कुछ याद हो जाएंगे। हालांकि एटॉमिक नंबर आपको बताया भी जाता है बुक में, जब भी कोई क्वेश्चन की हेल्प होती है तो वहां पे दिया जाता है, बट उसके अलावा भी हमें तैयार होना चाहिए। तो एक तो ये बात एटॉमिक नंबर। एक चीज और जरा समझिए, अगर मैं यहाँ पे एनालिसिस करूं तो आप देखोगे, मैं कुछ चीजें यहां से रफ कर देता हूं। जो फर्स्ट पीरियड है इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, ठीक है। सेकंड वाले में 8 है, फिर क्या है 8 आ रहा है, फिर कितना होगा 18 आएगा, फिर यहाँ पे कितना है 18 आया, ठीक। लेकिन जब आप इस ग्रुप की तरफ आएंगे तो 18 तो है ही, लेकिन साथ साथ 14 भी इसी में आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ 14 और 18 कितना होगा 32, और फर्दर फिर 32। तो ये एक सीक्वेंस होगा 2 8 8 18 18 32 32। तो आपको याद है कि जब हम KLMN के बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो वहां पे आधार क्या था उसका, इसी तरह का 2 8 18 होता था। तो उसका कारण यही होता है। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर आप, जैसे मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा था तो एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ता है, लेकिन अगर हमें सीधे नीचे आना है, सीधे ग्रुप में पीरियड वाइज अलग अलग शिफ्ट करना है, तो एटॉमिक नंबर जल्दी कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए मुझे इसका एटॉमिक नंबर पता है 4 और मुझे इसके जस्ट नीचे आना है, तो ये वाला जो सीरीज है इसके लिए आपको 8 क्रॉस करने होंगे ना, तो इधर कितना आ जाएगा 12, ठीक। इसी तरह से इसके नीचे अगर आपको पहुंचना है तो कितना क्रॉस करना होगा, फिर 8, अभी तो यही है ना ग्रुप, तो यहाँ पे 20 आ गया और है भी। अब अगर मुझे इससे इसका एटॉमिक नंबर पर पहुंचना है तो अब मुझे 20 के बाद कितना ऐड करना होगा 18, दैट मींस 38। बात समझाई, क्लियर है सब। तो अब अच्छा, इसके बाद जब आप इधर आ रहे तब फर्दर फिर 18, क्यों, अभी आप 32 ऐड नहीं कर देंगे क्योंकि इस वाले सीरीज में है, तो फिर 18 ऐड हो जाएगा, तो आप 56 लिख सकते हैं, क्लियर। लेकिन अब जब आप इस 56 से नीचे आएंगे तो अब आपके पास इसका जो एटॉमिक नंबर होगा उसके लिए ऐड कितना करना होगा 32। तो 32 अगर ऐड करेंगे तो 32 में ये कितना आ गया 8 और यहाँ पे 88, समझ आए बात। तो इस तरह से आप एटॉमिक नंबर लगातार निकालते जाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप इससे इधर जाना चाहते हैं तो फिर कोई, वो तो एक ही जाएगा। तो अब यहां से अगर इधर जा रहे हैं तो 57, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, क्या हम 57 से इधर आके 58 लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसके बीच में इधर 14 एलिमेंट्स का है, तो आपको एक नहीं ऐड करना होगा, 14 प्लस 1 यानी 15 ऐड करना होगा, तो जाके यहाँ पे आप इसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये एक एटॉमिक नंबर किस तरह से आप शिफ्ट कर सकते हैं उसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक। तो एक चीज जरा समझिएगा, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 57 इसका एटॉमिक नंबर है लेंथेनम का, तो नीचे इसका इसका कितना हो जाएगा, ये तो यहीं से पता चल जाएगा, उसमें जरूरी नहीं ऊपर से ऐड करके ही लाओ। तो कितना हो गया 89। तो अगर आप देखें तो 58 से लेकर
57 तक तो यही था, और 58 से लेकर कहां तक जाएगा, 14 तक। आप हाफ नियम को अगर लिखते तो 57 में हमें 15 ऐड करना होता ना, तो यहाँ पे अगर 57 और 15 ऐड हो जाता तो यहाँ पे 2 आ जाता, 72 आ जाता। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 71 तक, 58 टू 71 तक एफ ब्लॉक वाला पोर्शन था, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, और वो भी कौन सा सीरीज, लेंथेनॉइड का, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप 89 के बाद की बात करें तो 90 से लेकर आप यहाँ पे चूंकि 89 है ये, तो 89 से फर्दर फिर आप अगर ऐड करते तो 102 तक आपके पास दूसरा एफ ब्लॉक होता, और वो कौन सा सीरीज होता, एक्टेनॉइड सीरीज। तो बहुत छोटे छोटे इस तरह के क्वेश्चन भी सामने आ जाते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड करता है, आपको पता होना चाहिए। और ये सब याद करने जैसा नहीं, आपको अगर पीरियोडिक टेबल एक बार दिमाग में सेट हो गया तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है, आप आसानी से चीजों को कवर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इन सब चीजों को जरूर जाने, ठीक है ना, कि कौन सा एलिमेंट कहाँ है, किस तरह से उसकी पोजीशन है, ग्रुप कैसा है, पीरियड कौन सा है, कुल मिला के आप पूरे एलिमेंट्स का जो फैमिली है वो किस तरह से अरेंज्ड है, पूरे पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंजमेंट होंगे, वो मैंने आपको यहाँ पे मोटे तौर पे बता दिए। अभी बहुत सारी चीजें समझनी। तो अब जो हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, वो जो प्रॉपर्टीज है वो इन पीरियड्स में या इन ग्रुप में किस तरह से वेरी करती है, उस पे आज हम लोग बात करेंगे। और वो बात में सबसे पहले स्टार्ट करूंगा एटॉमिक रेडियस की, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आप लोग भी एक काम करेंगे, घर पे एक बार इसको जरूर बनाएं, और अपने से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता जा रहा है वो इसी पे लिखते जाएं, सो दैट आपको प्रैक्टिस है, आपके सामने पूरा दिखा हो। और एक काम ये कर सकते हैं, आप बड़ा सा चार्ट बनाएं, बड़े से चार्ट में आप पूरी पीरियोडिक टेबल बनाएं, और ऐसे बना हुआ तो बहुत मिल जाएगा आपको, रोड पे पड़ा रहता है, बांटते भी हैं आजकल लोग, उससे फायदा नहीं है, आपको खुद से बनाना है, और जितनी इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो उस सब जगह वैसे लिख देना है। आपने देखा होगा जो सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिस तैयारी करते हैं लोग स्टूडेंट, तो वो अपने स्टडी रूम में अपने टेबल पे पूरा इंडिया का मैप और पूरे वर्ल्ड का मैप लगा लेते हैं, और जब वो फिर उसके बाद कोई भी चीज पढ़ रहे होते हैं ना, तो किसी भी कंट्री के अगर उनको लगता है कि ये घटना वहां हुई है तो तुरंत उसको वो देख लेते हैं, तो उनको लाइव सा लगता है वो चीजें, और इससे वो लगातार जब प्रैक्टिस करते हैं तो उनको मैप में हर एक पोजीशन पे चीजें पता होती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, मैप को देख के बता देते हैं कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है, कौन सा रिवर कहाँ पे है, कौन सा हिल कहाँ पे है, तो सब कुछ उनको लाइव दिखने लगता है। तो ये काम आप कर सकते हैं घर पे, अपना पीरियोडिक टेबल आपको बनानी है अपने से, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरा एक चार्ट आप सामने रखिए, है ना, तो उससे आपको चीजें पता चलती जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं इससे फायदे वाली बात निकालता हूं जिसको हम ज्यादातर यूज करेंगे, और फिर उसके आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो सबसे ज्यादा यूजफुल बात करनी है वो सेकंड थर्ड पीरियड की बात करनी है। इसका यूज हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली करेंगे, है ना। तो ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सेकंड पीरियड होगा, और इसी तरह से थर्ड पीरियड के बारे में भी आपको तो ये दोनों सीक्वेंस आपको ज्यादातर यूज करने हैं। अब मैं जरा पीरियोडिक जो एटॉमिक रेडियस है उसके बारे में बात करता हूं। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखनी है कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह से फर्क पड़ता है।
तो मैंने आपको शुरुआत में ही एक बात बताई है कि हर एक प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा रोल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का होगा। ठीक, तो अब मैं इसके दो पॉइंट पे आता हूं। एक तो हम लोग इस सेंटर पे आके लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे और एक डाउन दो ग्रुप डाउन यहाँ पे मूव कर रहे होंगे, डाउन दो ग्रुप आ रहे होंगे और ये लेफ्ट टू राइट आएंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको। पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, ठीक है ना, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पे एक एक नंबर, एटॉमिक नंबर जो होता है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ रही सबको? तो अगर एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ेगा तो आप ये बोल सकते हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। ये क्लियर है? लेकिन पूरी बात ये सही नहीं है, मैं समझाता हूं कैसे। क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? जेड माइनस सिग्मा। आपको पता है, तो जेड तो बढ़ रहा है लेकिन ये जेड इफेक्टिव तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है ना, जेड और सिग्मा दोनों पे। तो हमने क्या सिग्मा को इग्नोर कर दिया? नहीं, सिग्मा को भी ध्यान रखते हैं। तो जेड इफेक्टिव जेड पे डिपेंड करता है, तो जब भी आप लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं तो लगातार जेड इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, और कितना इंक्रीज करेगा? 1 नंबर तो एक ही इंक्रीज करता है ना। अच्छा, अब सिग्मा में क्या फर्क पड़ रहा होगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ेगा? सबसे लास्ट में, वैलेंस में ही बढ़ेगा। और वैलेंस का स्क्रीनिंग तो मैंने आपको अभी बताया था 0.35, और यहां बढ़ता कितना है? जेड 1। तो इफेक्टिवली तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा ही ना, क्योंकि वहां जेड की वैल्यू कितनी बढ़ रही? 1। और जो सिग्मा बढ़ा वो कितना बढ़ा? 0.35। तो वो तो बहुत भी कम हुआ। तो अल्टीमेटली आपके पास 0.65 तो बढ़ रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि जेड इफेक्टिव लगातार लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ये बात समझ में आनी चाहिए बहुत ध्यान से। तो जब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं लगातार, तो जेड इफेक्टिव, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो लगातार इंक्रीज कर रहा होता है। और अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो जेड इफेक्टिव क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स। और अगर ज्यादा अट्रैक्ट हुआ तो एटम का साइज क्या होगा? थोड़ा छोटा हो जाएगा, श्रिंक करता जाएगा। जितना इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स होगा, आप बोल सकते हो कि उस एटम की रेडियस उतनी छोटी हो जाएगी। लेकिन एक बात फिर समझ लीजिए, जेड इफेक्टिव बहुत बड़ा गैप नहीं करता है। ये ठीक बात है, ट्रेंड के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और उससे एटम का साइज छोटा होगा। ठीक है ना, बट वो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हाँ छोटा होता जाता है। तो आप कुल मिला के ये मोटे तौर पे बोल सकते हैं कि अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो रेडियस यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो यहां से एक फॉर्मूला भी आपके लिए सीधा बन जाता है कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा रेडियस उतना छोटा होता जाएगा। तो ये एक टर्म आपके सामने निकल के आया। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उस कंडीशन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते के साथ साथ आप ये बोल रहे हैं कि उसका रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। ये तो एक पॉइंट हो गया। लेकिन अब मैं ग्रुप की बात कर लेता हूं। ग्रुप में क्या होगा? जब भी आप ग्रुप में नीचे आते हैं तो अब क्या होता है? नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं। जैसे आप फर्स्ट सेल में होंगे तो वो सेकंड सेल में चला जाएगा, फिर और नीचे आए तो थर्ड सेल हो गया, उसके बाद और आए तो फोर्थ सेल आ गया। तो अब वहां वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहा है, वो तो बहुत कम है, अब बहुत सारा नंबर ऑफ शेल ही बढ़ जाता है। तो अब एक बात जरा समझिएगा, यानी जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमें नंबर ऑफ शेल बढ़ते हुए दिखते हैं, और जब नंबर ऑफ शेल बढ़ गए तो अल्टीमेटली रेडियस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसको आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे किसी क्लासरूम में कई बेंचेस लगी, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि थर्ड रो तक स्टूडेंट बैठे हैं और लगातार बच्चे बाहर से आ रहे हैं, तो थर्ड रो में एक केस क्या होगा कि थर्ड रो में मान लीजिए 2 लोग बैठे हैं और 5 लोगों के बैठने की और कैपेसिटी है, तो आप उसी थर्ड रो में क्या करते जाएंगे? एक एक कैंडिडेट को बैठाते जाएंगे, ठीक है।
ये जो बात हो गई एक एक करके बैठाने की उसी सेल के अंदर, ये बात मैं अभी जो अलोंग द पीरियड की बात कर रहा था उसकी कर रहा था, ये उस तरह से होगा। लेकिन अब मैं जब ग्रुप की बात कर रहा हूं तो क्या घटना होगी कि अब वो जो थर्ड बेंच था वो पूरा फिल हो चुका, और अब हम एक नई बेंच फोर्थ लगा देंगे और उसमें स्टूडेंट रख देंगे। तो हुआ क्या, अब तो आपने नंबर ऑफ शेल ही बदल दिया ना, तो अल्टीमेटली अब आपका रेडियस उससे बहुत ज्यादा हो जाता है। समझ रहे बात? तो इसको बहुत सिंपल से समझना है। तो जब भी आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सीधे सीधे हमें नंबर ऑफ शेल बढ़ते हुए देखते हैं, और इसलिए आप बोल देते हो कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर बात? तो ये दोनों घटनाएं आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ शेल जो होंगे इंक्रीजेस, और अगर ऐसा हुआ तो रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक, तो आप कुल मिला के ये एक बात निकाल सकते हैं कि अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो आगे आने पर रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन फिर एक बात फिर मैं समझाऊंगा, यहां पे आएंगे तो यहां रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, अच्छा, इनर्ट गैस को आप यहां ऐड नहीं कर देंगे, क्योंकि इनर्ट गैस में जो रेडियस निकाला जाता है वो वंडरवॉल रेडियस निकाला जाता है, और वो सबसे बड़ा होता है। वैसे अगर देखा जाए, और वॉन्डर वाल को भी आप इसी की तरह जो पैरामीटर्स में जो आपने रेडियस निकाला, अगर उसी तरह निकालते तो ऑब्वियस बात वो छोटा होना चाहिए था। बट हम लोग उस तरह से उसकी रेडियस निकालते ही नहीं है, हम एक नए पैरामीटर्स में यानी वॉन्डर वाल रेडियस के थ्रू उसको निकालते हैं, इसलिए उसकी रेडियस हमेशा बड़ी आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं फ्लो में आप आगे लास्ट तक पहुंच जाओ, तो अपने आप को रोक भी लेना एक जगह। ठीक है, तो ये बात आ गई कि हम जब भी अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण क्या होगी, घट जाएगी। और जब भी आप अलोंग द सॉरी डाउन द ग्रुप जाएंगे आप, तो डाउन द ग्रुप जाने पे नंबर ऑफ शेल बढ़ने के कारण एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह का एक एग्जांपल हम लोग और लिखते हैं। अच्छा, तो कुल मिला के अगर आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम इसकी बात कर रहे हैं, तो लगातार नीचे आने पे जो नंबर ऑफ शेल होगा वो इंक्रीज करेगा, और अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा तो आप बोल सकते हैं रेडियस इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारे और भी ग्रुप हैं। तो इनमें भी क्या होगा, लगातार रेडियस इंक्रीज करेगा, और इन सब का रीजन आपको पता है। या इसी तरह से बोरॉन फैमिली ये था, इसमें भी रेडियस बढ़ रहा होगा। या हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में भी रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आप ये सब आसानी से बता सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे कुछ और भी है, और इसको जरा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। अगर देखा जाए तो यहाँ क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है जिससे रेडियस डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ने से रेडियस इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, आप मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा। दरअसल क्या होता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं, तो नंबर ऑफ शेल तो बढ़ता है, ये बात तो आपको समझ में आएगी। लेकिन क्या ऐसे केस में शील्डिंग नहीं बढ़ता होगा, वो भी बढ़ रहा होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे तो शील्डिंग बढ़ेगा, ये बात समझानी चाहिए आपको। हालांकि ये बात लेफ्ट टू राइट जब हम लोग मूव कर रहे थे तो जेड बढ़ रहा था, शील्डिंग भी बढ़ रहा था, हमने दोनों चीजें देखी थी, लेकिन इफेक्टिवली जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जेड माइनस सिग्मा को मैंने बताया था अभी। इसी तरह से जब हम ग्रुप वाइज नीचे आ रहे होते हैं
तो आपके पास एक फैक्टर काम नहीं कर रहा है, दो फैक्टर काम कर रहा है। एक, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, आपने सीधे उसी से रिलेट किया है। लेकिन उसके साथ साथ जब भी आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो शील्डिंग भी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन गड़बड़ क्या होता है, ये चीजें क्यों दिक्कत नहीं करती? अब आप सोच रहे होंगे सर रेडियस तो हमें पता है बढ़ता है। दरअसल जब नीचे आप पहुंचेंगे तो नीचे के जो ग्रुप में जैसे आप पहुंचेंगे तो वहां पर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन डी और एफ ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं और उनके जो एलिमेंट्स होंगे उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? डी और एफ के। क्यों? क्योंकि डी में 10 होता है और एफ में तो 14 हो जाते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पे प्रेजेंट होंगे? डी और एफ के, ठीक है। और डी और एफ इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग होता है वो बहुत पुअर होता है, समझिएगा ध्यान से। तो अगर डी और एफ इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग बहुत पुअर हुआ, और शील्डिंग के पुअर होने का मतलब क्या हुआ? सिग्मा का कम होना। और अगर शील्डिंग या सिग्मा कम हुआ तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या हुआ? बढ़ गया। ऐसा होगा ना? मेरी बात को बिल्कुल स्टेप बाय सुनते जाइएगा। तो जैसे से हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारी शील्डिंग वीक होती जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और किस कारण से वीक हो रही है? क्योंकि डी और एफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं जिनकी शील्डिंग बहुत पुअर होती है। तो आप ये बोल सकते हो डाउन द ग्रुप जाने पे डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन की जो वीक शील्डिंग है उसके कारण जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो अब आपके पास कंट्राडिक्शन आ गया दिमाग में कि जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है, बढ़ सकता है, तो क्या रेडियस छोटा नहीं होना चाहिए? लेकिन हमने तो लगातार बढ़ाया। तो यहाँ पे फिर मैं आपको क्लियर कर दूं कि दरअसल नंबर ऑफ शेल ज्यादा इफेक्टिव बढ़ते हैं एज कंपेयर टू शील्डिंग। शील्डिंग का बहुत कम डिफरेंस आता है। इसलिए हम सीधे सीधे ये बात बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस लगातार बढ़ेगी, और जब हम अलॉन्ग द पीरियड की बात करते हैं तो रेडियस डिक्रीज करता है। क्लियर बात? इसको कई बार सुनिएगा बहुत अच्छे से ध्यान से जो मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक जगह ये बात, एक जगह जो मैंने अभी बोली, ये बात एक जगह फंस जाती है। कहां पे? जब आप पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करते हो तो एक आपने टर्म सुना होगा डी एंड ए ब्लॉक। डी एंड ए ब्लॉक जो भी हम लोगों ने बीच में पढ़ा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एक टॉपिक आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये टर्म बहुत फेमस है। ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण रेडियस का वहां पे कुछ गड़बड़ी होती है, वो आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। अभी इस तरह के किसी भी एक्सेप्शन पे हम लोग बात नहीं कर रहे होंगे और ना आपको करनी है। अभी अभी चीजें हमें समझनी है, और कुछ जब चीजें आने लगेंगी देन हम आप एक्सेप्शन पे भी बात करेंगे। तो मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि इस तरह का लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जैसा केस भी होता है। तो वो कहाँ होगा, कैसे होता है, उसका क्या मतलब होता है, उसका आधार क्या है, वो मैंने अभी बताया आपको। कि जब भी आप ग्रुप में नीचे आते हैं तो एक फैक्टर ऐसा होता है जो आपको रेडियस को बढ़ा रहा है, नंबर ऑफ शेल। और एक फैक्टर ऐसा भी हो सकता है जो पुअर शील्डिंग का है, जिसके कारण रेडियस छोटा भी हो सकता है। बट डोमिनेंट क्या होता है? नंबर ऑफ शेल। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि डोमिनेंट दूसरी वाली चीज कर जाए। तो वो केस जो होंगे वो हम लोग आगे चल के कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम उस सेगमेंट पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। तो अभी हम सीधे सीधे बात में अगर देखा जाए तो हमने ये बातें सीखी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ने से एटॉमिक रेडियस कम होता है, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ने से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। क्लियर? अच्छा, अब मैं एक और छोटे से पॉइंट्स बताता जा रहा हूं। जैसे एक टर्म है कैटायनिक रेडियस। तो आपसे बोला ही जाता है कि किसी एटम को, अगर एटम ए है और उसका आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, कैटायन बना दें, तो अगर ये एटॉमिक रेडियस है, रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ ए प्लस, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि रेडियस जो है, जैसे ही आप कैटायन बना देंगे रेडियस क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो रेडियस ये आपके पास बड़ा सा नजर आएगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। रेडियस, एटॉमिक वाली रेडियस बड़ा रहता है और कैटायन जो होगा छोटा हो जाएगा। इसका मैं जरा एग्जांपल देता हूँ।
जैसे सोडियम है और सोडियम आयन आपने बना दिया, प्लस कर दिया, तो आर ऑफ सोडियम जो है और आर ऑफ सोडियम आयन, इसमें से बड़ा रेडियस किसका होगा? सोडियम का, और जो आयन होगा उसका रेडियस आपके पास छोटा होगा। इसको थोड़ा समझते हैं कैसे। दरअसल ऐसे समझिए कि जब आप किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, कैटायन बना होगा। कैटायन बनने का मतलब क्या होता है कि आपने इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर होता है वो कौन सा बाहर होगा? ऑब्वियस बात है जो सबसे बाहर का होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि आप न्यूक्लियस के पहले सेल से बाहर इलेक्ट्रॉन कर दें और बाहर वाले रह जाए, तो निकलेगा कहां से इलेक्ट्रॉन? सबसे बाहर वाले आउटर मोस्ट सेल से। तो आउटर मोस्ट सेल से जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उससे क्या फर्क पड़ेगा जेड इफेक्टिव में? ये बात समझनी है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसकी जो शील्डिंग होगी एक की कम हो जाएगी, तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया? बढ़ गया। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो ऐसे केस में आप बोलते हैं कि जेड इफेक्टिव अगर बढ़ा तो क्या होगा? साइज छोटा हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा चार्ज आप लाएंगे रेडियस आपको छोटा करना होगा। जैसे Fe+2 और Fe+3, तो मैंने ये तीन तीन चार्ज लिख दिए। तो यहाँ रेडियस R ऑफ Fe और यहाँ R ऑफ Fe+2 और यहाँ पे R ऑफ Fe+3। तो रेडियस जो सबसे बड़ा है वो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो कैटायनिक रेडियस को कंपेयर करने वाले भी बातें यहाँ पे सामने आती। इसी तरह से एक टर्म है एनायनिक रेडियस, इस पे भी बात हम लोग कर ले। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे हमारे पास कोई ए एटम है और इसका मैंने एनायन बना दिया, माइनस कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो आप इन जनरल बोला जाता है कि रेडियस, एनायनिक रेडियस का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। अच्छा, इनमें बहुत सारे कुछ एक्सेप्शन भी आ सकते हैं, बट अभी हम सीधे सीधी बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोरीन एटम की बात करूं और Cl- की बात करूं, तो जो रेडियस ऑफ क्लोरीन होगा उससे बड़ा रेडियस किसका होगा? Cl- का। अच्छा, ये कैसे हो गया, इसको जरा मोटे तौर पर समझिए। एक इलेक्ट्रॉन अगर आप पहुंचा देते हैं तो पहुंचेगा भी कहां? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस लास्ट वाले सेल पे पहुंचेगा। जैसे निकल रहा था तो भी वैलेंस से निकाला था आपने, और अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वैलेंस पे आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस पे आया तो वो अपनी शील्डिंग देगा, तो उससे क्या हुआ? आपके पास जेड इफेक्टिव के में फर्क पड़ेगा। तो इसलिए, और जेड इफेक्टिव पड़ेगा क्या, बल्कि कम हो जाएगा। तो अगर जेड इफेक्टिव कम हुआ तो रेडियस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप इस तरह से बता सकते हो। तो किस तरह से कैटायन और एनायन बनाने समय हम रेडियस को वेरी करा सकते हैं, वो आपको छोटे क्वेश्चन है, उस पर बात कर सकते हैं। एक और इसी में छोटा सा केस है कि बहुत सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनायंस या कैटायंस होते हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो आयंस होंगे उनमें रेडियस को कैसे कंपेयर किया जा सकता है। जैसे, अच्छा यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो टर्म का मतलब होता है इक्वल, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो वो इक्वल होने चाहिए। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं, स्पीसीज हैं, तो उसमें आप कैसे रेडियस को कंपेयर करें? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे Na+, Mg+2, Al+3, O-2 एंड F-, ये मैंने बना दिए सब कैटायन आयन मिक्सअप है। अब इसमें सब में इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, तो आपके लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक सेम है जैसे, तो हमें एक टर्म का यूज करना होता है Z/E रेशियो। ये क्या है? Z इज द एटॉमिक नंबर एंड E इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Z/E रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा, यानी Z/E रेशियो जितना कम आएगा रेडियस उतना ज्यादा होगा। समझ में आई बात? तो ये हमें चीज समझनी है। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे यहाँ पे मैं Z/E रेशियो निकाल रहा हूँ सबके, तो Z कितना है? 11, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। यहाँ पे 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, यहाँ पे 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो 8 बट 10, यहाँ 9/10। तो ये इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हो सब जगह क्या है? बराबर। तो अगर इलेक्ट्रॉन बराबर है और आपने देखा कि ये जो नंबर है Z, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है,
तो आपको जो ये रेशियो मिनिमम जब आएगा, सबसे कम रेशियो, तो अगर आप यहाँ देखें तो ये 1.1 है, ये 1.2 है, ये 1.3 है, ये 0.8 है और ये 0.9 है। तो सबसे कम कहाँ पे आ रहा है ये। तो जिसपे सबसे कम होगा इसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा। और ऐसा क्यों है, आप ऐसे ही समझ सकते हो कि वैल्यू अगर कम यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोमिनेट कर गया, तो वही तो हम लोग कर रहे थे लास्ट में, अगर वैलेंस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया और उसका न्यूक्लियस का चार्ज कम रह गया तो ऑब्वियस बात है जो साइज होगा बड़ा हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि O-2 सबसे बड़े साइज का होगा। उसके बाद फिर हम लोग बात कर सकते हैं F- की, उसके बाद बात करेंगे सोडियम आयन की, फिर उसके बाद बात करेंगे मैग्नीशियम आयन की और सबसे लास्ट में Al+3 की। तो जितना ज्यादा Z/E जितना कम होगा रेडियस उतना बड़ा होगा। तो इस तरह के बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है कैसे आप रेडियस को हर तरीके से कंपेयर करना सीखा है। तो मैं एक बार पूरी स्टोरी जो एटॉमिक रेडियस को लेकर हम लोगों ने पढ़ी, मैं एक बार जल्दी से 5 मिनट में दोहरा देता हूँ। हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस को डिफाइन अलग अलग तरीके से किया और उसके 4 मेथड थे, जिनमें से सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस, वॉन डेर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस। चारों रेडियस के पढ़ने का रीजन हमें पता है, क्यों था वो सब मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। अब बात आती है कि कैसे पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स कैसा होता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर रेडियस कैसे घटता है या बढ़ता है जब हम पीरियड वाइज आते हैं, जब हम ग्रुप वाइज आते हैं। ठीक है, दोनों चीजें आपको क्लियर है। उसके बाद ये भी हमें पता होना चाहिए कि किस कारण से होता है ऐसा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी प्रॉपर्टी में वेरिएशन, उसका जो बेसिक जो कोर है, जो प्लेटफॉर्म होगा, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती है कि हम कैटायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस, आइसोइलेक्ट्रॉनिक अगर स्पीसीज हैं तो उनमें कैसे रेडियस कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सब बातें एटॉमिक रेडियस को थी। तो आज हम लोग इसको यहाँ पे एंड करते हैं और मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नई प्रॉपर्टीज पे बात करना स्टार्ट करूंगा, जो कि आयनाइजेशन एनर्जी है। ये भी आपने एटॉमिक में शायद इसके बारे में कुछ सुना होगा, यहाँ पे काफी डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली 4 प्रॉपर्टी हैं। एक आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और इन सबको पढ़ने के बाद पूरी पीरियोडिक का जो एप्लीकेशन होगा ऐसे करके एक एक करके पढ़ेगा। तो आज हम लोग एटॉमिक रेडियस पे ही यहाँ पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप जो प्रीवियस क्लास में जो कुछ पढ़ाया गया है उन सबको एक बार अच्छे से दोबारा रिवाइज करिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।